नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे विज्ञान संचार, लोकप्रियकरण और उसके विस्तार को लेकर विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित स्टेक होल्डर मीटिंग की। बताएंगे भारतीय शोधकर्ताओं ने की सूजन संबंधी रोगों के लिए संभावित चिकित्सीय लक्ष्य की पहचान। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। वैश्विक अध्ययन में भारत रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना लागत में सबसे सस्ता। भारत सरकार की उत्सर्जन नियंत्रण नीतियों की दक्षता और प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला अध्ययन। सूजन संबंधी बीमारियों का उपचार करने के लिए संभावित चिकित्सकीय लक्ष्य की पहचान। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किए गए इस शोध में प्रोटीन रिसेप्टर्स की कार्यप्रणाली पर मिली नई जानकारी। भारतीय शोधकर्ताओं ने कावेरी नदी में उच्च स्तर के फार्मास्यूटिकल संदूषण का पता लगाया। इस अध्ययन ने अपशिष्ट जल उपचार की उन्नत तकनीक अपनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। और साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एंड इट्स एक्सटेंशन स्कोप फॉर ऑल मीटिंग संपन्न। स्कोप के तहत क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में जन जन तक विज्ञान संचार की एक अभिनव पहल। और अब खबरें विस्तार से। एक वैश्विक अध्ययन में पाया गया है कि पूरी दुनिया की तुलना में भारत रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं की लागत के मामले में सबसे सस्ता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत पर लगाई जाने वाली सौर परियोजनाओं का इस्तेमाल ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कम लागत के चलते भारत को इसका ज्यादा फायदा हो सकता है। यह अध्ययन भारत सरकार की वैकल्पिक ऊर्जा नीतियों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। पेश है ये रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण नुकसान को देखते हुए पूरी दुनिया में वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों पर जोर दिया जा रहा है, जिनमें फिलहाल सबसे कुशल और व्यावहारिक समाधान सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को माना जाता है। भारत सरकार ने भी अपने सोलर मिशन के तहत इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इन्हीं कोशिशों का नतीजा दिखा हाल ही में जारी की गई एक वैश्विक अध्ययन रिपोर्ट में। ये अध्ययन रिपोर्ट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के पर्यावरण और ऊर्जा के लिए वैश्विक केंद्र के निदेशक प्रियदर्शी शुक्ल, लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज की शिविका मित्तल और कोलंबिया विश्वविद्यालय से जेम्स ग्लिन ने तैयार की है। टीम का नेतृत्व आयरलैंड स्थित ऊर्जा, पर्यावरण और समुद्र के लिए प्रमुख शोध केंद्र MAREI के शोधकर्ता सिद्धार्थ जोशी ने किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक छतों पर लगाए जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजना की लागत में भारत $66 प्रति मेगावाट प्रति घंटा, चीन $68 प्रति मेगावाट प्रति घंटा, अमेरिका $238 प्रति मेगावाट प्रति घंटा और ब्रिटेन $251 प्रति मेगावाट प्रति घंटा है। देखा जाए तो पिछले एक दशक में नीति केंद्रित पहल के साथ परियोजना स्थापित करने की लागत में गिरावट के चलते वैश्विक स्तर पर रूफटॉप फोटोवोल्टिक के इस्तेमाल में काफी तेजी आई है। अध्ययन के अनुसार 2006 और 2018 के बीच RTSPV की स्थापित क्षमता 2.5 गीगावाट से बढ़कर 213 गीगावाट हो गई है और 2050 तक वैश्विक बिजली की मांग का 49% तक RTSPV से पूरा होने का अनुमान है। अध्ययन में कहा गया है कि रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक वर्तमान में सबसे तेजी से अपनाई जाने वाली ऊर्जा उत्पादन तकनीक है, जिसे आसानी से घरों, दफ्तरों, औद्योगिक और सार्वजनिक परिसरों में डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तौर पर लगाया जा सकता है। भारत इस दिशा में अपनी विशेषज्ञता और कम लागत के चलते सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य देशों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ सकता है, जो न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण बल्कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का एक किफायती समाधान होगा। भारतीय शोधकर्ताओं ने अब सूजन संबंधी बीमारियों का इलाज करने के लिए संभावित चिकित्सकीय लक्ष्य की पहचान की है।
आईआईटी कानपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किए गए इस शोध में साइलेंट या निष्क्रिय समझे जाने वाले प्रोटीन रिसेप्टर्स की कार्यप्रणाली पर नई जानकारी हासिल की गई है। ये अनुसंधान इन्फ्लेमेटरी रोगों सहित कोविड-19 के खिलाफ भी नवीन दवाएं विकसित करने में सहायक हो सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। कैंसर, रूमेटोइड गठिया, सेप्सिस, अस्थमा, अल्जाइमर्स जैसे सूजन संबंधी यानी इन्फ्लामेटरी रोग जितने पुराने होते जाते हैं, इनकी गंभीरता बढ़ती जाती है। खास बात यह है कि इनके सटीक उपचार को लेकर अभी भी शोध किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शोध दल के सहयोग से सूजन संबंधी बीमारी के उपचार के संभावित चिकित्सीय लक्ष्य की पहचान की है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अरुण शुक्ला ने क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर ट्रेंट वुडरूफ के सहयोग से तोहोकू विश्वविद्यालय जापान के आसुका इनो और मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा के स्टीफन ए लापोर्ते के साथ मिलकर ऐसी बीमारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स और उनकी सक्रिय होने की प्रणाली पर प्रकाश डाला है। इस पथ प्रदर्शक अनुसंधान के नतीजे हाल ही में शोध पत्रिका मॉलिक्यूलर सेल में प्रकाशित किए गए हैं। इस सफलता से सूजन संबंधी बीमारियों सहित मौजूदा कोविड-19 महामारी के लिए भी सटीक उपचार और नई तरह की दवाइयां बनाने की संभावना बढ़ी है। इस खोज के जरिए अब हम तरह तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस इंक्लूडिंग कोविड-19 के केस में नई तरह की दवाएं बनाने में कारगर हो सकते हैं। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। हमारी रिसर्च का नेक्स्ट फेज जो है वो है इन रिसेप्टर्स को हाई रेजोल्यूशंस पे विजुअलाइज करना, उनको देखना, उनके स्ट्रक्चर को देखना। इससे हमें आगे नए तरह की दवाएं बनाने में मदद मिलेगी। यह पहली बार है जब शोधकर्ताओं ने प्रतिरक्षा प्रणाली के भीतर ही उन प्रमुख अणुओं की कार्यप्रणाली की पहचान की है जो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बीमारियों को उत्पन्न करने वाली सूजन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। ताजा शोध प्रोटीन रिसेप्टर C5AR2 पर रोशनी डालता है, जिन्हें पहले गैर प्रभावी रिसेप्टर के रूप में देखा जाता रहा है। इसकी असामान्य संरचना के कारण शोधकर्ताओं के लिए ये समझना वास्तव में चुनौतीपूर्ण रहा कि यह प्रोटीन कैसे सक्रिय होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सेल सिग्नलिंग प्रोटीन के साथ युग्मन के बजाय C5AR2 बीटा अरेस्टिन प्रोटीन पर निर्भर करता है, जो कि एक सिग्नलिंग प्रोटीन है। इस अध्ययन में C5AR2 और बीटा अरेस्टिन प्रोटीन के बीच परस्पर क्रिया को देखा गया और उन अणुओं की जांच की गई जिन्होंने दोनों के बीच संबंध को सक्रिय किया। C5AR2 के सक्रिय होने पर शोधकर्ताओं को प्रमुख और विशिष्ट सेल सिग्नल मिले जो सूजन में प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सकते हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारे सेल्स के मेम्ब्रेन में रहते हैं और सिग्नलिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो रिसेप्टर्स को हमने इस पेपर में स्टडी किया है, डिस्क्राइब किया है, ये पहले नॉन फंक्शनल रिसेप्टर के रूप में जाने जाते थे, मतलब उनका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन इसके उलट हमने डिस्कवर किया है, हमने खोज किया है कि ये रिसेप्टर एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। ऐसे मैकेनिज्म जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, जो नोन नहीं थी। माना जा रहा है कि इस खोज से पुरानी सूजन संबंधी बीमारियों के खिलाफ समाधान विकसित करने की एक नई राह खुलेगी। कैंसर, मस्तिष्क रोग, श्वसन संबंधी रोग और कोविड-19 जैसी प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी चुनौतीपूर्ण समस्याओं का निदान करने और बेहतर दवाएं डिजाइन करने में मदद मिल सकती है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कावेरी नदी में उच्च स्तर के फार्मास्यूटिकल संदूषण का पता लगाया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जल प्रौद्योगिकी पहल और यूके प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद के संयुक्त समर्थन से किए गए इस अध्ययन ने नदियों के प्रदूषण से जनजीवन पर बढ़ रहे जोखिम को उजागर किया है और अपशिष्ट जल उपचार की उन्नत तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। नदियां हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार मानी जाती हैं, जिनसे काफी मात्रा में मीठे पानी की जरूरत पूरी होती है। यही वजह है कि आमतौर पर नदियों के किनारे ही मानव बस्तियां विकसित हुई हैं। लेकिन अब यही बस्तियां और मानव गतिविधियां इन जीवन धाराओं को जहरीला बना रही हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने कावेरी नदी पर एक अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने नदी के पानी में उच्च स्तर पर फार्मास्यूटिकल संदूषकों का पता लगाया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जल प्रौद्योगिकी पहल और यूके नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त इस अनुसंधान के मुताबिक कावेरी में औषधीय रूप से सक्रिय यौगिकों, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, प्लास्टिक, भारी धातु और कीटनाशक जैसे पदार्थ शामिल हैं, जो लंबे समय में मानव और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। There are lot of reports about antibiotic resistant microorganisms and बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि हमारे आसपास एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सूक्ष्म जीव और रोगाणुरोधी मौजूद हैं। हम देखना चाहते थे कि हमारी नदियों में इन यौगिकों का स्तर क्या है, क्योंकि भारत में इस बारे में ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। हमें डीएसटी से एक परियोजना मिली कि नदियों और तलछटों में इन प्रदूषणों की सांद्रता का न सिर्फ पता लगाएं, बल्कि उपचारात्मक तरीके विकसित करने की प्रौद्योगिकी भी खोजें, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस प्रदूषण को मात दी जा सके। developing technologies for rural areas as well as in urban areas to abate this type of pollutants. नदियों के पानी की गुणवत्ता का आकलन करने से उन कारकों को समझने में मदद मिलती है जो दूषित पदार्थों के वितरण और उनके प्रभावों को प्रभावित करते हैं। शोधकर्ता दल ने 2 साल तक कावेरी नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी की और मौसमी बदलावों का आकलन किया। इसके लिए उपचारित और अनुपचारित अपशिष्ट जल निकलने के 22 स्थानों से पानी के नमूने जमा किए गए। कावेरी के जल में आर्सेनिक, जस्ता, क्रोमियम, सीसा और निकल जैसी धातुओं के अलावा फार्मास्यूटिकल संदूषकों के रूप में विभिन्न एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटीबायोटिक्स जैसे तत्व पाए गए। इस पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन से पता चला है कि फार्मास्यूटिकल संदूषक नदी प्रणाली के जलीय जीवों के लिए भी उच्च जोखिम पैदा करते हैं। We have carried out the sampling during the अध्ययन में हमने 2018, 19 और 20 के प्री मॉनसून और मॉनसून के बाद की अवधि के दौरान नमूने लिए हैं। हमने लगभग उन सभी स्थानों से लिए गए नमूनों जहां फार्मास्यूटिकल और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के सक्रिय यौगिक मिल सकते थे। पानी में सूक्ष्मजीव इन सक्रिय यौगिकों की छोटी सांद्रता के संपर्क में आ रहे हैं, जो सूक्ष्मजीवों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। जब ये सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं, तो मौजूदा एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होंगे। The existing antibiotics will not be effective. इस अध्ययन के नतीजे हाल ही में पीयर रिव्यूड पत्रिका साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित किए गए हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग देश है। ऐसे में यह शोध नदियों और उनकी सहायक नदियों की निगरानी के साथ दूषित पदार्थों के स्तर को कम करने के लिए अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों को उन्नत करने और कठोरता से लागू करने की आवश्यकता पर जोर देता है। डीएसटी की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार ने विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण के अपने अभियान को विस्तार देने के लिए अब स्कोप पहल के तहत क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ने का काम शुरू किया है। इस कड़ी में 20 अक्टूबर को साइंस कम्युनिकेशन, पॉपुलराइजेशन एंड इट्स एक्सटेंशन, स्कोप फॉर ऑल की संभावनाओं और भावी रणनीतियों को लेकर एक स्टेक होल्डर मीटिंग का आयोजन किया गया।
इस एक दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार पिछले कई दशकों से विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करता आ रहा है। विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण के विस्तार के लिए विज्ञान प्रसार ने अब स्कोप फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय बोलियों में विज्ञान की जानकारी को लाया जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में विज्ञान प्रसार ने नई दिल्ली में स्कोप फॉर ऑल के अंतर्गत स्टेक होल्डर्स मीटिंग का आयोजन किया। स्कोप की भावी संभावनाओं और रणनीतियों पर विचार विमर्श के लिए आयोजित इस मीटिंग में कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विज्ञान संचार को शिक्षकों, लेखकों, पत्रकारों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और जनसाधारण की भाषा में विज्ञान संचार के तरीकों और जरूरत पर अपनी राय रखी। विज्ञान के संचार, लोकप्रियकरण और उसके प्रसार का जो ये व्यापक स्वरूप है, जो अलग अलग भाषाओं में हमने करने की चेष्टा की है, उसको आज एक साकार रूप होते हुए देखा सबने। स्कोप अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर अब तक किए गए कार्यों का अवलोकन, विश्लेषण और आगे क्या हम करना चाहते हैं उसके बारे में आज बातचीत हुई। हमने प्रिंट के अंदर मासिक न्यूज़लेटर्स का प्रकाशन शुरू कर चुके हैं। हम फिल्मों की बात कर रहे हैं। बनी हुई हमारी फिल्मों को अलग अलग भाषाओं में डब करेंगे ताकि हम जल्दी से लोगों तक पहुंच सकें। विज्ञान प्रसार का प्रयास है कि एक वैज्ञानिक सोच और जागरूक समाज के निर्माण के लिए विज्ञान की जानकारी जन जन तक पहुंचे। इसीलिए स्कोप में विभिन्न स्टेक होल्डर्स को जोड़ा जा रहा है, जो अपने अपने क्षेत्र में विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण को बढ़ावा दे सके। क्योंकि स्थानीय लोग भाषा की तकनीक से परिचित होते हैं, स्थान विशेष के स्वभाव को समझते हैं, इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखकर ज्यादा बेहतर तरीके से विज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकते हैं और रणनीतियां बनाने में अपनी राय दे सकते हैं। इस एक दिवसीय बैठक में हमने पाया कि विभिन्न भाषाओं में हमने जो पहल की है उसका वास्तव में बहुत अच्छा परिणाम सामने आया है। विज्ञान को मातृभाषा में लाने को लेकर बहुत उत्साह है। इससे ये भी साबित होता है कि विज्ञान का मातृभाषा में संचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक तभी पहुंचा जा सकता है जब उसकी जबान में बात की जाए। इसीलिए स्कोप के अंतर्गत तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को भी जोड़ा जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में विज्ञान की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। नए कार्यक्रमों के अलावा विज्ञान प्रसार अपने तमाम रोचक डेटाबेस को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीबीटी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए इम्फाल के जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान IBSD का दौरा किया। भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के जैव आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है और दुनिया के 34 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में शामिल हैं। डॉक्टर सिंह ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले उत्कृष्टता केंद्र IBSD द्वारा रोजगार सृजन की दिशा में प्रौद्योगिकी पैकेज तैयार करने पर जोर दिया, जिससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में समृद्ध जैव संसाधनों के आधार पर उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी पहल IBSD में DBT द्वारा वित्त पोषित फाइटो फार्मास्यूटिकल लैब सुविधा से हो चुकी है, जो इस क्षेत्र में फाइटो फार्मास्यूटिकल मिशन को बढ़ावा दे रही है। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में प्याज की एक नई प्रजाति की पुष्टि की है। इस पौधे की खोज ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के शोधकर्ताओं द्वारा 2019 में की गई थी। हालांकि इसका इस्तेमाल स्थानीय लोगों द्वारा पहले से किया जा रहा था।
अब विज्ञान द्वारा इस पौधे की पहचान एलियम की नई प्रजाति के रूप में की गई है। इस प्रजाति को शोधकर्ता और एलियम संग्राहक रहे वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के नाम पर एलियम नेगियनम नाम दिया गया है। एलियम नेगियनम समुद्र तल से 3000 से 48,000 मीटर की ऊंचाई पर होती है और अभी तक पश्चिमी हिमालय के घास वाले मैदानों, नदियों के किनारों और बर्फीली चारागाहों में पाई गई है। एलियम दुनिया भर में पाई जाने वाली 1100 प्रजातियों का एक जीनस है, जिसमें प्याज और लहसुन जैसे कई मुख्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए अर्थशॉट पुरस्कारों का पहला पुरस्कार भारतीय कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना टकाचार ने जीता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत धरती के पर्यावरण संरक्षण के उपायों और समाधानों को प्रेरित करने और सहायता देने के लिए की गई है, जिन्हें इको ऑस्कर भी कहा जा रहा है। इनके तहत अगले 10 वर्षों के लिए हर साल चुनी गई 5 परियोजनाओं को पुरस्कार के तौर पर 10 लाख ब्रिटिश पाउंड दिए जाएंगे। 17 अक्टूबर को लंदन में आयोजित पुरस्कार शुभारंभ समारोह में विश्व भर से चुनी गई 5 परियोजनाओं में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व में कृषि अवशेषों को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने की किफायती तकनीक टकाचार को क्लीन आर एयर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। भारत की ओर से तमिलनाडु की 14 वर्षीय छात्रा विनीशा उमाशंकर के पर्यावरण अनुकूल नवाचार सोलर पावर आयनिंग कार्ड को भी फाइनल में जगह मिली थी। हालांकि टकाचार परियोजना आखिर में पुरस्कार जीतने में सफल रही। 16 अक्टूबर को नासा ने अपने महत्वाकांक्षी लूसी मिशन को लॉन्च कर दिया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के सहयोग से यह मिशन हमारे सौर मंडल के जीवाश्मों की पड़ताल के लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय समय अनुसार शाम 3:04 पर केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस वी रॉकेट द्वारा लूसी मिशन ने बृहस्पति ग्रह की कक्षा की ओर उड़ान भरी। इस मिशन के उद्देश्य बृहस्पति की कक्षा में एक झुंड में घूम रहे क्षुद्र ग्रहों के 2 समूहों का अध्ययन करना है, जिन्हें ट्रोजन एस्टेरॉइड कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के निर्माण के दौरान ये चीजें बच गई थीं और इन ट्रोजन सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में अहम जानकारियां छुपी हो सकती हैं। इस शोध से यह भी पता चल सकता है कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों की वर्तमान स्थिति के पीछे क्या कारण है। इस मिशन को 1974 में मिले दुनिया के सबसे प्राचीनतम मानव कंकाल के नाम पर लूसी नाम दिया गया है। आज के हमारे अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।